Hello everyone, good morning. How are you? I hope you are all well. So today we are going to take the another topic of our second chapter, nationalism in India, and this topic is going to about the Jallianwala Bagh incident. So it will be explained by me, Kuldeep Mishra. So here we go. Let's start. So on 13th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government new repressive measures. अब जैसे हम लोगों ने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था इसके प्रीवियस क्लास में, तो फिर अब उस रूल की वजह से, उस एक्ट की वजह से बहुत लोगों के मन में जो है एक तरह से जो एंगर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वो आ रहा था, वो बाहर आ रहा था। तो सभी लोग जो है एक तरह से इकट्ठा हुए थे कहाँ पर, जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने के लिए। जैसे हमने कल एक नाम बताया था, दो नाम बताए थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये दो लोग थे जो जिनको जो है गवर्नमेंट ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अरेस्ट कर लिया था रॉलेट एक्ट लॉ के मतलब के अंडर में, कि अभी इनको जो उनको एक एज अ सस्पेक्ट उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बिना किसी ट्रायल के जो है अब उनको रखा गया जेल में। तो इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जो है जलियांवाला बाग पार्क में गैदरिंग हुई लोगों की, और सभी लोग इकट्ठा हुए। फिर वहाँ पर वो एक तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। तो others had come to attend the annual बैसाखी फेयर। अब उसी दिन उस पार्क में बैसाखी का मेला भी था, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ मेले के ही अटेंड करने के लिए आए थे। अब बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मेनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ हैड बीन इम्पोज्ड। अब जो लोग शहर से बाहर रह रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे गांव के लोग थे जिनको जो है मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कानून है जो शहर में इम्पोज किया गया। तो डायर इंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग 100। तो अब डायर जो है वो इंटर करता है उस एरिया में, और उसने जो है एग्ज़िट पॉइंट को, मतलब जिधर से बाहर लोग निकल सकते थे, उसको ब्लॉक कर दिया, और सभी जितनी भी क्राउड थी सबके ऊपर ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, और जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, to create in the mind of सत्याग्राहीज a feeling of terror and awe। उसका उद्देश्य क्या था कि वो जो है एज ही डिक्लेयर लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, मतलब उसने बाद में ये बात बताई कि उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन उद्देश्य क्या था इस तरह की घटना करने का, कि बाद में जो है इससे लोगों के मन में एक संदेश जाएगा कि जो भी सत्याग्राही हैं उनके मन में एक डर हो जाएगा कि हाँ, हमें इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए आने वाले समय। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took the street in many norths। अब जैसे जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट की जो ये घटना थी ये फैलती गई, तो बहुत सारे जो है नॉर्थ वाले रीजन में, नॉर्थ इंडियन टाउन्स में जो है लोग सड़कों पर आए, और वहाँ पर देयर वर स्ट्राइक क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ये सारी चीज़ें हुई कि स्ट्राइक किए गए, क्लैश हुए पुलिस के साथ, अटैक किए गए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर लोगों के द्वारा। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। गवर्नमेंट ने भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स किया, बहुत ही ब्रूटल तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को वो दबाना चाह रहे थे, और किसी न किसी तरीके से जो है अपमानित करना चाह रहे थे लोगों को। सत्याग्राहीज वर फोर्स टू रब दियर नोजेज ऑन द ग्राउंड। सत्याग्राहियों को जो है अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ने के लिए बोला जाता था, उस पर रेंगने के लिए कहा जाता था सड़कों पर, रास्तों पर, और उनको जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उनको सैल्यूट बोलने के लिए कहा जाता था, सैल्यूट करने को कहा जाता था। एक तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था जितने भी सत्याग्राहीज होते थे। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेज अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब। तो पीपल जो लोग थे वो
गांव में और हर जगह, जैसे कि एक घटना घटी है गुजरांवाला जो पंजाब, जो कि आज के पाकिस्तान में, वहाँ पर बॉम्बिंग हो गई, मतलब बम गिरा दी गई। सीइंग वायलेंस स्प्रेड। अब गांधी जी ने जब इस तरह के वायलेंस को देखा तो उन्होंने मूवमेंट को जो है रोक दिया कि इस मूवमेंट को रोका जाए। तो फिर क्या हुआ? वाइल द रोलेट सत्याग्रह had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. While the Rowlatt सत्याग्रह had been a widespread movement, अब जब रोलेट सत्याग्रह जो है पूरे एक तरह से फैल चुका था, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटी एंड टाउन्स, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं या कस्बे हैं जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड इसका असर था, इफ़ेक्ट बहुत ही कम था। तो क्या था ये? महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब गांधी जी को ऐसा लगा कि अब हमें जो है इससे ज़्यादा बड़े तरीके से जो है एक मूवमेंट करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे मूवमेंट से काम नहीं होने वाला। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू मुस्लिम्स क्लोज टुगेदर। लेकिन उनको यहाँ भी ऐसा भी कहीं कहीं लग रहा था कि अगर इस तरह का कोई भी बड़ा मूवमेंट हमें लेकर आना है तो बिना हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाए बिना हम किसी भी तरह का एक बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो क्या कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर, मतलब बिना हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाए हम किसी भी तरह का मूवमेंट जो है बड़ा मूवमेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशूज़। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशूज़। खिलाफत इशू क्या है, इसको हम अभी देख रहे हैं, आगे के पैराग्राफ्स में आपको मिलेगा कि ये है क्या एक्चुअल में। उन्होंने कहीं ना कहीं ये फील किया कि हमें जो है खिलाफत इशू को अपने मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो गांधी जी ने एक तरह का ये क्या देखा, अपॉर्चुनिटी देखा। तो देखते हैं अभी क्या हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो समाप्त हो चुका था जब जो है ऑटोमन एम्पायर का, उसमें मतलब ऑटोमन एम्पायर जो टर्की का था वो हार चुका था। अब आप लोगों ने 9th क्लास में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें ऑटोमन एम्पायर का जिक्र हुआ होगा। तो ऑटोमन एम्पायर उस समय टर्की का था ही, और वो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था और उसकी हार हो गई थी। तो अब क्या हुआ? एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा। तो इसमें एक रूमर आता है कि जो एक पीस ट्रीटी वहाँ पर चल रही थी और उसको जो है ऑटोमन एम्पायर पर इम्पोज कर दिया गया कि जो वहाँ का इस्लामिक हेड है, इस्लामिक वर्ल्ड का जो हेड होता है, जिसको हम कैलिफ बोलते हैं, आप ओल्ड NCERT में पढ़ोगे तो उसमें कैलिफ लिखा होगा, उसी को खलीफा भी बोलते हैं। तो खलीफा को जो है एक तरह से स्पिरिचुअल हेड माना जाता था इस्लामिक वर्ल्ड का। अब उसका जो एक ओहदा था, जो पोस्ट थी उसकी पोस्ट से ब्रिटिशर्स उसको हटाना चाह रहे थे। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पररी पावर, अ खिलाफत कमेटी वॉज फाउंड इन बॉम्बे इन मार्च 1990। अब जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको भी इस बात का जो है मतलब इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनके लिए भी तो खलीफा जो है बहुत ही एक स्पिरिचुअल हेड था उनके इस्लामिक कम्युनिटी का। तो इंडिया में भी एक खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ बॉम्बे में 1919 की बात है। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगैन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। अब मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो एक युवा नेता थे, एक तरह से हम बोल सकते हैं यंग लीडर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नाम आप लोग याद रखना। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ डिस्कसिंग करना शुरू किया कि क्या किया जाए इस मैटर से, हम लोग किस तरह से बाहर आ सकते हैं, या फिर इससे हम किस तरह से ब्रिटिशर्स को ये चीज़ करने से रोक सकते हैं। तो अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। अब ये जो है एक तरह से पॉसिबिलिटी बन रही थी महात्मा गांधी के लिए कि अब इसको जो है मैं एक मास एक्शन में, और इन दोनों को, हिंदू मुस्लिम को एक साथ मैं अब इकट्ठा कर सकता हूँ और इसको एक बहुत बड़े एक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ।
Gandhi saw this an opportunity to bring Muslim under the umbrella of यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट। अब गांधी जी ने क्या देखा कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हिंदू और मुस्लिम को हम एक ही अम्ब्रेला के अंदर ले आएँ, जिससे कि वो नेशनल मूवमेंट में एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकें। At Calcutta session, the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। तो अब देखो आप लोग, इसमें तीन चीज़ें एक साथ आएंगी। एक तो स्वराज हो गया, दूसरा हो गया खिलाफत हो गया, और गांधी जी का जो मूवमेंट चल रहा था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, वो सारी चीज़ें चल रही थी, एक साथ मिल गई। तो फिर ये तीनों मूवमेंट एक साथ में मिल गए। तो कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मतलब अब किसी तरह का जो है, अब हम सहयोग जो है किनसे नहीं लेंगे, ब्रिटिशर्स से नहीं लेंगे। नॉन कोऑपरेशन मतलब अब सहयोग किसी भी तरह का नहीं लेना है। अब उसी में हम लोग आगे देखेंगे कि बायकॉट जैसे वर्ड आएंगे कि उनके ब्रिटिशर्स के गुड्स को बायकॉट करो, उनकी किसी भी चीज़ को आप यूज़ मत करो, ये सारी चीज़ें जो है आएंगी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है कलकत्ता सेशन में। कांग्रेस ने एक बिल पास किया, उसके बाद जो है इन लोगों ने जो है खिलाफत के साथ साथ स्वराज को भी सपोर्ट किया, और हिंदू मुस्लिम एक साथ आए नेशनल मूवमेंट के मंच पर, और सभी लोगों ने साथ मिलकर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वाई नॉन कोऑपरेशन। अब नॉन कोऑपरेशन है क्या, इसको क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक की जो स्टोरी रही है अभी नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें रही हैं और कैसे रही हैं, और किस तरह से महात्मा गांधी जी ने लीड किया, और किस तरह से लोगों को उनकी बातें समझ में आती थी, वो क्या उनके जो हैं प्रिंसिपल्स थे जिस पे वो चलते थे। So all the information whatever I have given you related to the nationalism in India, I hope you all have understand. So if you have any doubt or any queries, then you can call me, you can message me anytime. But if you are unable to understand, then I think you should watch the video 2 and 3 times more, so that you can get a lot of information related to the nationalism in India. So that's it. Have a good day. Thank you.